नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैक्स वेबर और उनके नौकरशाही सिद्धांत के बारे में। जब भी हम सरकार का नाम लेते हैं, सरकारी कर्मचारियों की छवि हमारे मन में जैसे ही आती है, वैसे ही एक सिद्धांत, एक नाम बार-बार हमारे दिमाग पर छा जाता है और वो है नौकरशाही। आखिर नौकरशाही है क्या? नौकरशाह कौन होते हैं? और ये जो नौकरशाही का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? सरकार जिस तरीके से काम करती है, सरकार की जो कार्यपालिका है, अगर मैं वहाँ पे राजनेताओं को हटा दूँ तो काफ़ी हद तक सरकारी कर्मचारी जो हैं, जिनको नौकरशाह कहा जाता है। 2 प्रकार के कार्यपालिका के अधिकारी हो सकते हैं, एक राजनीतिक होते हैं और दूसरे प्रशासनिक होते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाह ही कहलाते हैं और इस पूरे सिस्टम को पूरा का पूरा जो ये सिस्टम बना हुआ व्यवस्था बनी हुई है, इसको नौकरशाही कहा जाता है। ये नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। हालाँकि मैक्स वेबर जो है वो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र के अंदर इनकी ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर इनका जो नौकरशाही सिद्धांत है वो हमारे प्रशासन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आज इसके बारे में जानेंगे। ये इंग्लिश में कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो शब्द जो है ये आया है फ्रांस से। ये फ्रेंच जो है ओरिजिन का है और ब्यूरो का मतलब होता है दरवाज़ों वाली अलमारी, चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स होता है ना जिसमें से आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हो, उस प्रकार की। लिखने की मेज, एक कार्यालय, यहाँ तक कि कार्य के निपटान के लिए एक विभाग। जब इसका प्रयोग सरकार में किया जाता है तो ग्रीक शब्द से लिए गए कैसी क्रेसी को ब्यूरो के साथ जोड़ने पर ब्यूरोक्रेसी शब्द को पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। तो ब्यूरो का मतलब क्या हुआ? जहां पर हम डॉक्यूमेंट रखते हैं, जहां पर एक मेज है जहां काम हो रहा है या फिर कार्यालय, वो ब्यूरो होता है। क्रेसी मतलब क्रेसी जब इसके साथ जुड़ जाता है तो ये क्या बन गया? ब्यूरोक्रेसी। एक सिस्टम बन गया, जैसे डेमोक्रेसी लोगों का एक प्रकार से शासन, वैसे ही ब्यूरोक्रेसी का पूरा अर्थ बनता है। इसका अर्थ उन अधिकारियों की सत्ता को प्रदर्शित या रेखांकित करना है जो किसी भी राज्य या राज्य के प्रमुख से स्वतंत्र रहकर संवैधानिक आधार पर संगठित सत्ता का प्रयोग करती है। इस चीज को समझिए आप, ब्यूरोक्रेसी आखिरकार होती क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका है उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है राजनीतिक और दूसरा होता है प्रशासनिक। प्रशासनिक जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका एक प्रकार से संगठन मान सकते हो, अनौपचारिक संगठन मान सकते हो, और वास्तविक सत्ता का प्रयोग यही करते हैं। ये राजनेताओं को सलाह देते हैं और इनके द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू ये लोग करते हैं। क्रियान्वित करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। तो सत्ता का वास्तविक प्रयोग किसके पास होता है? ब्यूरोक्रेट्स के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास। यही यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है। तो वेबर से पहले और भी लोग थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, जैसे हीगल, कार्ल मार्क्स, मॉस्का। अनेक विद्वानों ने कहीं ना कहीं नौकरशाही के बारे में विचार रखे थे। ये एक प्रकार का सिस्टम है जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों का कार्यान्वयन करती है, उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। लेकिन वेबर ने ही इसका अर्थ समझाने के लिए हमें एक व्यवस्थित होता है ना, वी कैन से सिग्निफिकेंट वे या फिर व्यवस्थित प्रयत्न जो है वो किया है। ब्यूरोक्रेसी शब्द की रचना करने का क्षेत्र 19वीं सदी के फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और प्रशासक जैक्स क्लॉड मैरी व विंसेंट डी गॉर्नी को माना जाता है। ये शब्द हालांकि सबसे ज्यादा और सबसे डिटेल वे में मैक्स वेबर ने यूज किया था, लेकिन इसका पहला प्रयोग या इसकी शुरुआत करने का श्रेय मैक्स वेबर को नहीं जाता। इसका श्रेय जाता है विंसेंट डी गॉर्नी और जैक्स क्लॉड को। वहां पर हुआ ये था कि डेली जो काम हो रहा है, ठीक है, डेली जो जिस तरीके से एक कार्यालय के अंदर, एक ऑफिस के अंदर काम हो रहा है, उस संदर्भ में डेस्क पे काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है वो विंसेंट डी गॉर्नी द्वारा यूज किया गया था। लेकिन एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड यूज किया गया था। विंसेंट डी गॉर्नी ने कमेंट या टॉन्ट मारने के, व्यंग्य कसने के तरीके से कहा था कि ये वो ब्यूरोक्रेट्स वो अधिकारी होते हैं जो काम करते हैं, जिनके पास सत्ता है, लेकिन न तो वो अपने काम के लिए ज्यादा चिंतित हैं और ना ही अपने काम के द्वारा काम के परिणामों के लिए ज्यादा चिंतित हैं। मतलब एक प्रकार से असंवेदनशील कर्मचारियों के लिए ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी शब्द का यूज किया गया था। लेकिन मैक्स वेबर ने इसको एक नया संदर्भ दिया था, नए तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। मैक्स वेबर ने अपनी जो थ्योरी बताई उसमें कहा कि देखिए, हम यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सत्ता का प्रयोग करती है,
प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनके पास सत्ता होती है। और आज के दिन मतलब अगर मैं 21वीं सदी की बात करूं तो आधुनिक दुनिया के काफी सारे देश ऐसे हैं जिनमें लोकतंत्र जो है वो चलता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी कि वास्तव में सत्ता किसके पास है? जनता के पास है। तो सत्ता, प्राधिकार, अथॉरिटी, है ना? जैसे मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है। सत्ता मतलब पावर। पावर कहाँ से आई? पावर होता है जब हम कोई काम कर सकते हैं या हम किसी से कोई काम करवा सकते हैं, उस संदर्भ में हम कहते हैं हमारे पास बल है, हमारे पास सत्ता है या पावर है। जैसे पावर अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे पैसे की पावर होती है, शारीरिक आपकी शारीरिक बल हो सकता है एक प्रकार से। वैसे ही एक राजनीतिक पावर भी होती है, पॉलिटिकल पावर जिसको हम कहते हैं। पावर से ही आती है अथॉरिटी। जिसके पास पावर होगी वो उसके पास अथॉरिटी भी रहेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हम जब पॉलिटिकल सेंस में कहते हैं तो अथॉरिटी यानी मेरी बात मनवाने की मेरे पास क्या है? पावर है। अथॉरिटी हालांकि होती है किनके ऊपर? जो इस बात को मानते हैं। जैसे मान लो एक टीचर है, टीचर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, आप उनके ऑर्डर को फॉलो करोगे तो सामने वाले की अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो गई। राजा है, जनता है। बहुत बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि जनता ने अपनी राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया हो। बहुत बार हुआ है ऐसा। आप फ्रांस का उदाहरण ले सकते हो, 1789 की क्रांति जो हुई थी, कि वहां पर फ्रांस की जनता ने फ्रांस के जो राजा रानी थे उनके खिलाफ जो है अ, विद्रोह कर दिया था। तो जब तक लोग मानते हैं तब तक आपकी सत्ता है। जिस दिन लोगों ने मानना बंद कर दिया, आपकी सत्ता भी खत्म हो गई। लेकिन लोग मानते क्यों हैं? सत्ता के प्रकार क्या हैं? उसके हिसाब से मैक्स वेबर ने कहा, सत्ता के लिए, अथॉरिटी के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया प्राधिकार। उसके उन्होंने 3 टाइप बताए, 3 तरीके बताए। एक होता है पुराना, ठीक है, पुराना ट्रेडिशनल जिसको हम कहते हैं। ट्रेडिशनल में जैसे राजा वाला होता है, हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि एक एक प्रकार का रूटीन बन चुका है, एक रिचुअल बन चुका है, ठीक है। एक जैसे आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हो। हम उनको क्यों फॉलो करते हैं? वो कोई राजा नहीं थे, वो कोई बहुत एक अथॉरिटी नहीं थी उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे बड़े सीनियर जो पर्सन बन के बैठे थे। हम उनको फॉलो करते हैं उनके नेतृत्व के वजह से, हम फॉलो करते हैं उनकी खुद की पर्सनैलिटी की वजह से। फिर आता है आज के दिन जिसको हम कहते हैं लीगल रैशनल। हम तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। तो तीनों के बारे में उन्होंने बताया था। जैसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जिसको कहते हैं पारंपरिक प्राधिकार। पारंपरिक प्राधिकार में क्या होता है? जब जो प्रमुख है, जो चीफ है, उसके आदेशों का पालन इस आधार पर किया जाता था कि सदैव ही ऐसा होता रहा है, अब भी ऐसा होगा। हमारे पुरखे भी ऐसा करते थे, ऐसा ही होता है और हम भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है? तो ये वंशानुगत कारणों की वजह से या वंशानुगत स्तर के कारण ऐसा होता है। करिश्माई पराधिकार क्या होता है? जैसे किसी की जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो बहुत शानदार है और उसके कारण हम उनको मान रहे हैं। आप गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये एग्जाम्पल हमें क्या बताते हैं? भगत सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हो कि इनके नेतृत्व के कारण, इनके व्यक्तित्व के कारण, ठीक है, नेतृत्व मतलब उनकी लीडरशिप स्किल के कारण, और दूसरा उनकी पर्सनालिटी के कारण जो है लोग उनको फॉलो करते आ रहे हैं। और तीसरा होता है वैदिक तार्किक प्राधिकार। अब जैसे मान लो आपके जिले में डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, लोग उनको क्यों मानते हैं? उस पर्सन की वजह से नहीं, लेकिन वो जिस पोस्ट पर बैठा है, जिस कुर्सी पर बैठा है, उस कुर्सी की मान्यता है। लोग उस कुर्सी को मानते हैं। कल को अगर कोई और पर्सन आकर के उस कुर्सी पर बैठ जाएगा तो हम लोग उसको भी मानना शुरू कर देंगे। ये होता है वैदिक तार्किक प्राधिकार, यानी कि उस बात की हमें वो अथॉरिटी माननी है। इस चीज का जिक्र कहीं ना कहीं कानूनों में भी है और सही है, तर्क संगत है, इसीलिए हम उनको मानते हैं। वेबर ने कहा था कि सबसे अच्छा क्या है? वैदिक तार्किक प्राधिकार ही है। और साथ साथ जब वेबर ने ऑब्वियसली जब अपनी थ्योरी दी थी तो इन्होंने औद्योगिक समाज को देखा था। औद्योगिक समाज के संदर्भ में जब इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने बताया था कि इस अथॉरिटी को यूज कौन करता है? इस अथॉरिटी को यूज करती है नौकरशाही। नौकरशाही कैसी होती है या उसकी विशेषताएं या चरित्र की बात करें, चारित्रिक विशेषताओं की बात करें, उनके बारे में उन्होंने बात करी। जैसे अपनी पूर्व समझ के अनुसार वेबर ने औद्योगिक समाज का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया तथा नौकरशाही व्यवस्था में तदनुरूप परिवर्तन, जैसे विशेषीकरण, औपचारिकृत नियम तथा विनियम, केंद्रीकृत सत्ता, पद सोपानीकृत हायरार्की जो होती है, इन सबका पूर्वानुमान लगाया। और यह धारणा नौकरशाही के भीतर सभी धारकों का संज्ञान नहीं लेती है। राजनीतिक रूप से चुने हुए सदस्यों को प्रशासन से बाहर रखा गया था। मैंने आपको पहले ही कहा था कार्यपालिका में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक।
ब्यूरोक्रेसी की जब बात आती है तो सिर्फ प्रशासनिक सदस्यों की ही गिनती होती है, राजनीतिक लोगों की नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मैक्स वेबर की बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रांसलेटेड है, याद रखिएगा। ये जो बुक है ये अनुदित है, अनुवाद किया गया है इनका, ट्रांसलेटेड है। किसके द्वारा? टालकट पार्सन और हेंडरसन के द्वारा। और उन्होंने कहा था कि जब आप वैदिक तार्किक नौकरशाही को अपनाते हो, वैदिक तार्किक प्राधिकार के आधार पर नौकरशाही को आप अपनाते हो, तो उसके कुछ चारित्रिक गुण हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला, वो सिर्फ आधिकारिक हैसियत से ही नौकरशाह हैं। अगर कोई आपके जिले में कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो वो बस आधिकारिक तौर पर है, व्यक्तिगत तौर पर वो आजाद है, व्यक्तिगत तौर पर वो आपका नौकर नहीं है। आधिकारिक तौर पर वो जहां पर है, उसकी पोस्ट की, उसकी नौकरी जो है वो डिमांड करती है कि वो आप लोगों की सेवा करे। वो जो भी काम करेंगे वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, पहले से प्रॉपरली अरेंजमेंट, प्लानिंग वगैरह सब कुछ होती है, योजनाबद्ध तरीके से वो लोग काम करते हैं। और हर पद की योग्यता का कानूनी अर्थों में परिभाषित क्षेत्र है। हर पद की योग्यता का कानूनी क्षेत्र अर्थ में मतलब कितना काम होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अलग है, चीफ सेक्रेटरी का अलग होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी का अलग है, सचिव का, है ना। तो हर एक का काम जो है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। इसके अलावा जैसे उनको तय वेतन दिया जाता है और उनका चुनाव जो है तकनीकी योग्यता के आधार पर होता है। अगर आपको एक नौकरशाह बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करके फिर आप क्या करते हो? मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये तकनीकी योग्यता के आधार पर होता है। तय वेतन दिया जाता है और नौकरी में किस प्रकार का उनको काम करना पड़ेगा, उनकी जो कंडीशंस हैं वो पहले से उनको बता दी जाती हैं। और वेतन जो है उसके स्थान से तय होता है, जैसे वो कहाँ पर है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या फिर वो सचिव है, इन सारी चीजों से ही निर्धारित होगा कि उसको किस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं। और पद के आचार में वह सख्त और व्यवस्थित अनुशासन और नियंत्रण के अधीन होता है। तो इनके कुछ आगे भी बताए गए हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे ओके, यहाँ पर फोकस करिए। जैसे वेबर के अनुसार नौकरशाही के लिए क्या कारण थे? जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि औद्योगिक क्रांति जब हो रही थी तो उसके बाद में औद्योगिक संगठन जब निकल करके आए या औद्योगिक अर्थव्यवस्था जब निकल करके आई, उस टाइम पर ब्यूरोक्रेसी का भी हम कह सकते हैं उदय हुआ, ओरिजिन हुआ। तो नौकरशाही के लिए कुछ कारण इन्होंने बताए हैं। पहला है धन अर्थतंत्र का पैदा होना, पूंजी का प्रमुख होना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास। क्योंकि पहले क्या होता है, मान लो राजा था तो राजा का अपना स्टाफ होता था और सारा काम वही करता था। लेकिन जब सरकार ने लोकतंत्र का रूप अपनाया तो पावर किसके पास चली गई? किसी एक इंसान के पास नहीं, जनता के पास चली गई। अब जनता के सारे संसाधन हैं, जनता की भलाई के लिए हमें करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छे और क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्वालिफाइड लोगों से हमारा मतलब है ऐसे लोग जिनकी योग्यता के आधार पर हमने उनका चयन किया हो। फिर जैसे जैसे समाज विकसित होता है, प्रशासनिक समस्याएं भी विकसित होती हैं, एक प्रकार से मतलब जटिल होती जाती हैं। संचार के आधुनिक साधन आ चुके थे। तर्कवाद का विकास, तर्कवाद मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, हम राजा की क्यों माने, हम सब भी तो समझदार हैं, हम क्यों नहीं अपना डिसीजन ले सकते, हमें भी तो वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से तर्कवाद का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि होने लगी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से नौकरशाही डेवलप हुई। वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन का एक बहुत बड़ा संगठन होता है और यह सरकारी, निजी उद्यम और सेना इन सब में पाया जाता है। इनके उद्देश्य चाहे अलग हो लेकिन स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रक्चर, एक मेथड ऑफ फंक्शन भी है। एक प्रकार से ये उसकी संरचना में भी है। ब्यूरोक्रेसी जिस प्रकार से काम करती है वो संरचना भी है। और साथ ही साथ जैसे हमने विंसेंट डी गॉर्नी के बारे में पढ़ा था कि असंवेदनशीलता, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जानी जाती है अपने काम को बेस्ट तरीके से बिना कोई वेस्टेज के करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, ऑब्वियसली, नो डाउट, सिंस उन लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, कुछ कमियां तो बिल्कुल होंगी ही होंगी। पर उनकी विशेषताएं क्या है? देखिए, यहाँ पर काम होता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन क्या होता है? वर्क ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, सॉरी, डिविजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि हर एक कर्मचारी को क्या काम करना है ये सब पहले से ही निर्धारित किया जाता है। तो ये होता है श्रम विभाजन। पद सोपान, हायरार्की,
जैसे कोई सीनियर है, कोई उसका कर्मचारी है ना? कर्मचारी और उसके जो मालिक का वो रिश्ता होता है, वो एक हायरार्की में बना हुआ होता है। हायरार्की मतलब एक प्रकार से एक पिरामिड की शेप में होता है, इस प्रकार से। यानी नीचे स्तर पर ज्यादा लोग काम करते हैं, फिर जैसे जैसे आप संस्था के उच्च स्तर पर जाते जाओगे, वैसे वैसे अधिकारियों की संख्या कम होती जाएगी। ये 7 इनके विशेषताएं हैं, इनको ध्यान से याद रखिएगा। कागजी कार्यवाही यानी जितना भी काम हो रहा है वो पेपर पे लिखा जाए, लिखित में काम होना चाहिए। रिकॉर्ड रखना, फिर नियम का पालन होना चाहिए। डिक्लाइनिंग नहीं, संयंत्रीकरण। देखिए, संयंत्रीकरण में क्या होता है बेसिकली कि हर एक कर्मचारी जो काम कर रहा है वो योग्यता के आधार पर ही है ना? उसकी तकनीकी उपलब्धि, उसकी योग्यता। तो जैसे वेबर कहते हैं कि नौकरशाही का कार्यभार अधिकाधिक बढ़ता जाता है और इसके लिए उसमें संयंत्रीकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेषज्ञों की संख्या बढ़ानी होती है, उन्हें आधुनिक उपकरण से लैस करना होता है। ये लोग वेतन भोगी होते हैं, यानी पैसे के लिए ये लोग काम करते हैं। और वेतनभोगी शब्द का यूज यहाँ पे जानबूझकर किया गया था, क्योंकि जब हम कहीं से वेतन ले रहे हैं तो उस काम को करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आती है, यानी उत्तरदायित्व भी हम पर आता है। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, अनेक प्रकार के जो है हम कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह होते हैं। उन दबाव समूहों को ध्यान में रखते हुए नौकरशाही से यानी सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो तटस्थ होकर के यानी न्यूट्रल होकर के वो काम करे, किसी एक पक्ष की तरफ ना जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ चले गए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों की तरफ चले गए, पूंजीपतियों को बिल्कुल आपने खराब कर दिया या नाश कर दिया उनका। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तटस्थ रहना पड़ेगा, वैल्यू न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ऐसा पहले होता था, बाद में कुछ सुधार किए गए, वो हम पहले भी पढ़ चुके। जैसे 1968 में जो प्रथम मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर क्या कहा गया था कि प्रशासन के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार की बात हुई थी। लाइवलीहुड अरेंजमेंट यानी आजीविका का वो करते हैं, अपना व्यवस्था करते हैं, कार्यकुशल होते हैं, क्लास आइडेंटिटी है। तो ये सारी जो है पहचान उन्होंने बताई थी। ठीक है, ये सारे नोट्स वही चीजें हैं जो हम बात कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। जैसे तकनीकी दृष्टि से आदर्श नौकरशाही मॉडल ही उच्चतम कार्यकुशलता प्राप्त कर सकता है और ये सबसे तार्किक साधन है, ऐसा वेबर का मानना था। वेबर ये कहते हैं कि जब हमें तकनीकी आधार पर कोई बड़ा कार्य करना होता है तो नौकरशाही एकमात्र विकल्प होता है। क्योंकि नौकर, एक बात समझिए, जब हम लोगों का चयन करते टाइम योग्यता का ध्यान रखते हैं तो हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर पाते हैं कि सही योग्यता वाला इंसान ही उस तयशुदा स्थान पर बैठ पाए। जैसे अगर हमें चुनाव करना है कि कौन वित्त को संभालेगा, पैसे का लेन देन कौन संभालेगा, यानी वित्त सचिव कौन बनेगा, तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको पैसे के लेन देन के बारे में, यानी वित्तीय जो मैनेजमेंट होती है, प्रशासन होता है, उसके बारे में उसको जानकारी हो। ऐसे ही लोगों को जब आप प्रशासन में लेकर के आओगे तो काम अच्छे ढंग से होगा, तरीके से होगा और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वेबर को इस बात का आइडिया नहीं था कि नौकरशाही बिल्कुल सही होगी, 100% परफेक्टली काम करेगी, नहीं। वेबर को भी अंदाजा था कि नौकरशाही के पास सिंस बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, तो नौकरशाही चांसेस है कि वो अपने आप को एक एलीट ग्रुप की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे। इस चीज को समझिए। जैसे मैं भारत की बात करती हूँ, हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका में 2 प्रकार के सदस्य मैंने आपको बताए थे, राजनीतिक और प्रशासनिक। ये होते हैं, इनका चयन होता है योग्यता के आधार पर, यानी मेरिट बेस्ड होते हैं। ये लोग एग्जाम क्लियर करके फिर इनका चयन होता है और ये लोग आते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं और जनता इन्हें चुनती है। हर 5 साल के बाद ये जनता इनका टेस्ट ले सकती है। चलिए, हर 5 साल के बाद में हम इनको तो बदल सकते हैं पर हम इनको नहीं बदल सकते। किसी व्यक्ति का चयन हुआ, उस टाइम पर मान लो वो सही था, लेकिन 20-30 साल वो नौकरी करेगा उस जगह पर, हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने मूल्यों से भटक जाए। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और ये मान के चलिए वास्तविक सत्ता इन्हीं के पास होती है, क्योंकि ये तो 5 साल में बदल जाते हैं। सरकार को चलाए रखने का काम प्रशासनिक अधिकारियों के ही हिस्से आता है। तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, बहुत बार होता भी है। जिस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है, एक बात तो तय है कि इन्होंने कई जगह पर सत्ता का दुरुपयोग किया है। जैसे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, भ्रष्टाचार तो है ही है,
लाल फीताशाही। लाल फीताशाही हम किसको कहते हैं? जैसे सरकारी जो फाइल होती है ना, उनको जिस तरीके से बांधा जाता है, लाल रंग का धागा जो होता है उससे बांधा जाता है, तो वो फाइलें ऑफिस में घूमती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, काम टाइम पे हो नहीं पाता। तो जब आपका सरकारी काम टाइम पे नहीं हो पाएगा, ऑफिस में ही घूमती रहेगी वो फाइल, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है। ये भी एक प्रकार की ब्यूरोक्रेसी की ही बीमारी हम कह सकते हैं। एक प्रकार से वो वहां पे संसाधनों का दुरुपयोग ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, यहीं पे लेक्चर में खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैक्स वेबर के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला। इसको आप आराम से खुद से पढ़ेंगे, चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। अगर आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वैसे भी आपको डिटेल दी गई है। ये हमारे नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। 1500 रुपीज में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। कंप्लीट नोट्स हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी पीसीएस और नेट के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज अगर चाहते हैं सिर्फ हिंदी में, तो बिल्कुल अवेलेबल है। और इसके अलावा जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर न केवल यूपीएससी के लिए, बल्कि जैसे कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, बीए और एमए, उनके लिए भी वहां पे बहुत अच्छा कंटेंट इंग्लिश में फिलहाल प्रोवाइड किया जा रहा है। जल्दी कोशिश करेंगे कि एक बार ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम भी यहाँ पे बी और एमए के लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ पाए, सिर्फ लोक प्रशासन पर। बहुत कम चैनल आपको ऐसे मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर जो सिर्फ लोक प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा चैनल जो है उनमें से एक है। बिल्कुल आपके पास कोई सुझाव है तो बिल्कुल बताइएगा, और आपको अगर हमारी ये पहल पसंद आती है, अच्छा काम लगता है, तो बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है 9896859767। कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ईमेल जो है contactfreeupsc@gmail.com पे आप हमें ईमेल करके भी अपना जो नोट्स है शेयर कर सकते हैं, या आपके मन में कोई समस्या है उसका समाधान भी आप ढूंढ सकते हैं प्रशासन के संबंध में। चलिए जल्द ही मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।